दुकान से सेशन में हाजिर हैं। सेकंड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास सेकंड सेशन के लिए जो टॉपिक्स हैं उसमें हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और इसी के साथ ही एक और हमारे पास टॉपिक हेड्स या फिर पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किन पिलर्स पे खड़ा हुआ है, तो हमारे पास इस तरीके से दो टॉपिक की कोशिश करेंगे उसको टेप के साथ, और इस तरीके से करें कि आपको आसानी से समझ में आ सके। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए छोटी सी मैं बात स्टार्ट कैसे लूँगा। डेबिट और क्रेडिट लैटिन वर्ड्स हैं, और डेबिट और क्रेडिट के मीनिंग आमतौर पे जो समझा जाता है, जो टर्मिनोलॉजीज हैं, लोग शायद ये समझते हैं कि डेबिट के मीनिंग जो आम पढ़े जाते हैं, और क्रेडिट के मीनिंग के डेबिट के मीनिंग है प्लस होना, बढ़ना और लेस, और लोग ये समझते हैं कि क्रेडिट का मतलब कम होना, किसी चीज का माइनस होना, हमेशा इसका यही मीनिंग है। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। इसको हम थोड़ा सा अपने जहन में क्लियर कर लें कि डेबिट हमेशा बढ़ना या कम होना नहीं होता, और क्रेडिट हमेशा कम होना नहीं होता। इसकी ये मीनिंग गलत है। हाँ, एक और सेंस में आम लैंग्वेज के अंदर जो हम कहते हैं कि क्रेडिट उधार देना, वो क्रेडिट अलग मीनिंग में यूज हो रहा है। इसको मैं ये कह दूंगा कि क्रेडिट आमतौर पे एक जर्नल लैंग्वेज में भी यूज हो रहा है, और आमतौर पे क्रेडिट जो है वो जो अकाउंटिंग वाले लोग हैं उनमें अकाउंटिंग के जितने भी प्रोसेस है अकाउंटिंग का, उसमें जो यूज हो रहा है क्रेडिट का वर्ड वो एक अलग है जो अकाउंटिंग के पिलर्स में यूज हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्रेडिट का वर्ड जो हम उधार के लिए यूज करते हैं जर्नल लाइफ के अंदर, वो आमतौर पे कर्जे पे या उधार के लिए यूज होता है, जबकि यहाँ क्रेडिट की मीनिंग बढ़ना भी है और कम होना भी है, प्लस भी है माइनस भी है। इसी तरीके से डेबिट का जो वर्ड है उसी हम आम लैंग्वेज में तो यूज नहीं करते, लेकिन इसके मीनिंग भी बढ़ना भी है और कम होना भी है। तो इसका मतलब हो गया कि अकाउंटिंग में ये अकाउंटिंग प्रोसेस, इसका मतलब हो गया कि डेबिट का मतलब बढ़ना भी हो सकता है, कम होना भी हो सकता है, क्रेडिट का मतलब बढ़ना भी है, कम होना भी है। ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ क्लियर कर लूं कि आमतौर पर हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड तो बैंकिंग का वर्ड है, वो बैंकिंग के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वो एक अलग वर्ड है, वो और से मिलते जरूर इस अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से, लेकिन उसे हम बाद में किसी दिन या आप खुद इसे देख कर भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन उसे समझा जाएगा पहले वो जरूरी है इनके बेसिक को समझना। एक बात मेरी याद रखिएगा ताकि आपका जहन को क्लियर हो जाए और आपको समझना आसान हो जाए कि ये डेबिट और क्रेडिट वर्ड कोई ऐसा नहीं है कि यही इस्तेमाल हो। ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप उस वक्त होते जिन्होंने अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट के वर्ड को फर्स्ट टाइम ड्राइव किया और लेकर आए, उन्होंने कहा डेबिट और क्रेडिट हम लिखेंगे, आप चाहते तो आप इस वर्ड की जगह पे कुछ और भी लिख सकते थे। मिसाल दे रहा हूँ कि मैथ्स में प्लस और माइनस कहते हैं, ये मैथ्स की ज़बान है। इसी तरीके से ये एरो की ज़बान है, गेस्चर्स, और इसी तरीके से उर्दू में आप कहेंगे तो आप कहेंगे बढ़ना, कम होना, इंग्लिश में आप कहेंगे इंक्रीज, डिक्रीज। तो इसी तरीके से जिस तरह ये इंग्लिश की लैंग्वेज है, ये उर्दू की लैंग्वेज है, ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, ये गेस्चर की लैंग्वेज है, तो इसी तरीके से ये अकाउंटिंग की लैंग्वेज है, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट कोई ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे डेबिट और क्रेडिट वर्ड ऐसे इसका मतलब बढ़ना और कम होना है। आप अपनी तरफ से अगर चाहें तो आप अगर उस वक्त होते अकाउंटिंग बनाने वालों में हो सकता था आप कोई और इसे अल्फाज दे देते हैं। तो बढ़ना और कम होना
है सिर्फ इसका याद रखें कि हम अपनी जबान में इसको याद रखें, इसका मतलब इंक्रीज भी है डिक्रीज भी है। ठीक है, तो किसी के लिए डेबिट इंक्रीज होना कहते हैं, किसी के लिए डेबिट कहते हैं कि कम होना, डिक्रीज होना। तो डेबिट और क्रेडिट का मतलब ये कम होना भी हो सकता है, बढ़ना भी हो सकता है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बस यहाँ हेडिंग के साथ लिख रहा हूँ कि हेड्स ऑफ अकाउंटिंग हमारे पास, या ये कहा जा सकता है कि अगर छोटी सी जबान में आपको समझाऊं आसान सी, कि अकाउंटिंग में हेड्स ऑफ अकाउंट का मतलब है पिलर्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, उर्दू की सारी जबान किस पे रुकी हुई है? अलिफ से लेके ये तक। और इंग्लिश के सारी लैंग्वेज किस पे रुकी हुई है? ए से लेके जेड तक। तो जिस तरीके से ये पिलर्स होता है, इसी तरह अकाउंटिंग की जो जबान है वो सारी के सारी जो बनी हुई है वो सिर्फ 5 चीजों से मिलकर बनी हुई है। सारा अकाउंटिंग, अगर उसमें से कोई एक चीज हटा देंगे तो अकाउंटिंग उस साइड से उसका ट्रेंड झुक जाएगा और अकाउंटिंग की किसी एक पिलर को आप कम कर देंगे और इसके बदले कोई और पिलर नहीं आ सकता। जो मैं ये नाम लिख रहा हूँ पूरी दुनिया में यही अकाउंटिंग के नाम फिक्स हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला अकाउंटिंग का जो हेड है वो आपके पास है एसेट्स। अब एसेट क्या होता है वो बात की बात है, सिर्फ मैं रूल्स और डेबिट और क्रेडिट की अभी बात कर रहा हूँ, पहले वो हमारे क्लियर हो जाए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। फिलहाल अभी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को देखते हैं। तो एसेट्स हमारे पास क्या होते हैं उसे देखते हैं। एसेट्स के लिए डेबिट का रूल क्या कहता है? ठीक है, एसेट के लिए डेबिट का रूल और क्रेडिट का रूल क्या कहता है उसे फिर हम यहाँ आगे चल के देखते हैं। और इसी तरीके से सेकंड एक और पिलर का नाम या एक और हेड का नाम क्या है अकाउंटिंग के? एक और हेड का नाम है लायबिलिटीज। इसकी मीनिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बाद अभी मैं आपको रफ करके दोबारा बताता हूँ। नंबर 3 में हमारे पास है ओनर्स इक्विटी। नंबर 4 रेवेन्यूज और नंबर लास्ट में एक्सपेंसेस। ये 5 हेड्स अकाउंटिंग के। अब रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की तरफ आते हैं। जो मैंने आपको बात की ना कि अकाउंटिंग का मतलब प्लस भी है माइनस भी है। ठीक है, डेबिट का मतलब और उसी तरह क्रेडिट का मतलब प्लस भी है और माइनस भी है। किस सेंस में प्लस किस सेंस में माइनस है उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर ऐसे अकाउंटिंग में बढ़ रहे हैं, बढ़ने को हम इस एरो से लिखते हैं। ठीक है, अगर एसेट्स बढ़ रहे हैं अकाउंटिंग के अंदर तो उसे हम कहते हैं जब कभी भी एसेट्स बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, increases in asset will be debited, तो हम इसे कहेंगे कि ये डेबिट हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया एक रूल फिक्स हो गया कि एसेट के बढ़ने को डेबिट कहा जाता है। एसेट के बढ़ने को डेबिट कहा जाता है, एक रूल फिक्स हो गया। तो डेबिट बढ़ने को जरूर कहते हैं, आप सही सोच रहे थे, लेकिन किसके लिए? एसेट्स के लिए। एसेट के डेबिट क्यों बढ़ना जरूर कहते हैं, लेकिन किसके लिए? एक्सपेंस के लिए डेबिट ये बढ़ना। तो इसका मतलब हो गया कि इंक्रीज इन एसेट्स विल बी डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। ठीक है, और दूसरी तरफ आए लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी और रेवेन्यूज डिक्रीजेस कम होना। अगर लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यू, अगर ये तीनों नाम इनके रूल्स एक जैसे हैं, अगर ये तीनों नाम डिक्रीज होंगे, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यू, अब क्या कहते हैं आप लोग? अब हमारे ध्यान में क्या आता है कि लायबिलिटीज डेबिट होंगी तो इसका मतलब वो क्या हो रही है? कम। इसका मतलब डेबिट के मीनिंग प्लस सिर्फ नहीं है, इसका मतलब प्लस भी है और माइनस भी है। तो मैं कह सकता हूं कि डेबिट और क्रेडिट दोनों डुअल एस्पेक्ट्स या डुअल नेचर के, प्लस भी है और माइनस भी है। ठीक है,
इसी तरीके से नेक्स्ट पर है, तो हमारे पास अब जो जगह खाली रह गई, आप खुद गेस कर सकते हैं कि वहां पे अब सिर्फ क्रेडिट आएगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट से हट के तीसरी कोई चीज नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ प्लस और माइनस को डेबिट और क्रेडिट से शो किया जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह यहाँ पे नहीं है। मैथ्स में प्लस और माइनस को इस निशान से, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड के भी सिंबल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई उसके लिए वर्ड नहीं है, इसकी लैंग्वेज चेंज करते हैं। तो लायबिलिटीज, अगर एसेट्स की बात की जाए तो एसेट अगर डेबिट में बढ़ते हैं तो इसका मतलब एसेट जब कम होगा तो किस तरफ जाएगा फिर, या उसे क्या कहा जाएगा, क्रेडिट। और इसी तरीके से एसेट और एक्सपेंसेस ये दोनों सेम नेचर के हैं, ठीक है, तो उसे कहा जाएगा क्रेडिट। और इसी तरीके से ये तीनों जब बढ़ेंगे तो इन्हें कहा जाएगा क्रेडिट पे जा रहे हैं, ये क्रेडिट इनकी नेचर है। ठीक है, दो बातें यहाँ, एक और बात यहाँ डेबिट और क्रेडिट के रूल से मुताबिक बताता हूँ हम। नंबर 1, पहली बात, इसे कहा जाता है नॉर्मल बैलेंस, एसेट का डेबिट में होता है। इसे कहा जाता है लायबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस, क्रेडिट में होता है। ओनर्स इक्विटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट में होता है, रेवेन्यूज का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट में होता है, और एक्सपेंसेस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट में होता है। तो इसका मतलब ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल बैलेंसेस कहलाते हैं। इसका मतलब हो गया कि जो जिस जगह पे इंक्रीज होता है वो इसका नॉर्मल बैलेंस कहलाता है, क्योंकि बैलेंसेस कुछ अकाउंट के एबनॉर्मल भी होते हैं। तो नॉर्मल बैलेंसेस ये है, एक बात मैंने ये बताई। दूसरी बात, आपको इस बात पे जरूर सवाल उठाना चाहिए, और नहीं उठाया तो आप थोड़ा सा और से दोबारा से सोचें, और जरूर सवाल ज़हन में आना चाहिए कि मैंने क्यों ऐसा लिखा, या जिसने रूल बनाया उसने क्यों ऐसा किया कि एसेट के बढ़ने को डेबिट ही क्यों नाम दिया, क्रेडिट क्यों नहीं दिया। और अगर एसेट के बढ़ने को डेबिट का नाम दिया है तो साथ एक्सपेंस के बढ़ने को क्यों डेबिट का नाम दिया, इनकी नेचर सेम क्यों रखी, इनकी नेचर क्यों उसने सेम रखी, उसके पीछे वजह, उसके पीछे लॉजिक ये कि अगर जब इसके बाद अकाउंटिंग का हम काम शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशंस में, तो आप ये जरूर देखिएगा कि अगर हम एसेट्स और डेबिट एक्सपेंसेस की सेम नेचर नहीं रखते तो हमारे पास जर्नल एंट्रीज जो हम बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है बनाना। और जब हम जर्नल लेजर बनाएंगे तो हमारे पास वो बनाना पॉसिबल नहीं है। और जब हम इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ये बनाना पॉसिबल नहीं है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सारे काम पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी डेबिट और क्रेडिट को देखकर एक साथ नेचर के लोगों, एक साथ नेचर के अकाउंट्स को एक साथ रखा जाता है। इसमें प्लस माइनस करने के लिए सेम नेचर देखी जा रही होती है। यहाँ अगर दो कॉलम बनते हैं तो डेबिट और क्रेडिट के सेम नेचर को देखा जा रहा होता है, नॉर्मल बैलेंसेस को देखा जा रहा होता है, नॉर्मल बैलेंसेस को देखा जा रहा होता है बढ़ने और कम होने। तो आप ये काम अगर खुद कहते हैं कि मैं एसेट के बढ़ने को डेबिट नहीं क्रेडिट लिखना चाहता हूँ, आप लिखें। कहते हैं मैं इसके बढ़ने को डेबिट लिखना चाहता हूँ, लिखें। और उसके बाद आप इसे खुद बनाकर देखें कि क्या ये पॉसिबल है बनना, तो ये पॉसिबल नहीं है बनना, ठीक है। इसलिए इस सेटिंग के साथ रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट को लिखा गया है। अगर कोई परेशानी लगती है, हर्ज लगती है, कामयाब वही लोग होते हैं जो काउंटर करके चीजों को गलत करके भी खुद चेक करके देखते हैं कि हम इसे चेंज करके देखते हैं। हो सकता है कि उसके ज़हन में ये बात ना आए, हमारे ज़हन में आ जाए, तो आप इसे जरूर चेंज करके भी आगे अकाउंटिंग की चीजों को यूज करके देखें, आपको पता चल जाएगा। अगर गलती उनकी आ जाती है तब भी आप जीत गए, और अगर उनकी गलती नहीं आ जाती तब भी आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो गया, फिर भी आप जीत गए। तो दोनों तरफ से आपका फायदा ही फायदा। जरूर इन चीजों को जरूर अलग अलग तरीके से प्रैक्टिकल किया करें, इसकी जगह हम चेंज करें। तो ये नॉर्मल बैलेंसेस, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और नेक्स्ट हमारे पास हेड्स ऑफ अकाउंटिंग को थोड़ा सा एक हेड्स ऑफ अकाउंटिंग को देखना। और हेड्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर ही जब हम हेड्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं तो नेम्स ऑफ अकाउंट्स लाजमी तौर पे ये भी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से नेम्स यूज होते हैं। और जो नेम यूज होते हैं उन तमाम नेम्स के मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। एक
लंबा काम है, एक छोटा सा थोड़े से वर्ड की मीनिंग का काम है, बारीक काम है, लेकिन बताने इसलिए जरूरी है कि ये चीजें अगर मौजूद हो और आपके जहन में हो, मौजूद आपको पता हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो बहुत सारी आगे जो चीजें आएंगी, नाम आएंगे, उनमें आप फंसेंगे नहीं। आपको सारी बारीकियां बताऊंगी जो यहाँ बैलेंस शीट में सीखने का काम है वो सीख रहे होंगे, दूसरे पुराने कामों में नहीं फंसेंगे कि बैलेंस शीट में अगर मर्चेंडाइज इन्वेंटरी का अलाउंस फॉर ब्रैकेट का नाम आ रहा है तो है क्या, हमें तो यही पता सर, आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं उन सारी बारीक चीजों को कोशिश करके थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ ताकि आगे की सेशंस और क्लासेस में इन चीजों में मेन फोकस रखा जाए जो उस वक्त पढ़ रहे होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर मैं यहाँ पे हेड्स ऑफ अकाउंटिंग को थोड़ा सा, एसेट लायबिलिटीज और इक्विटी को थोड़ा सा एलेबोरेट कर रहा हूँ कि किन चीजों को कहा जाता है बिजनेस के अंदर। नंबर फर्स्ट, सबसे फर्स्ट एसेट्स किसे कहते हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ एक छोटा सा दोबारा से वही डायग्राम बना रहा हूँ जो पहले डायग्राम बनाई थी, उसे ध्यान में रखते हुए इन चीजों को दोबारा बता रहा हूँ। एक आम लाइफ में किस तरीके से चीजें होती है मैं बता रहा हूँ कि आप इन सारी चीजों को आम लाइफ में रोजाना कैसे तलाश कर सकते हैं, ये क्या चीजें हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले बिजनेस में किसका पैसा चाहिए। कारोबार अगर आप शुरू करें तो आपका अपना पैसा होना चाहिए। कहीं कर्जा मांगने जाएंगे तो पहले पूछेंगे यही कि अपना कितना लगाया है। तो सबसे पहले जरूरी है कि ओनर का अपना पैसा, ओनर के पैसे को कहा जाता है ओनर्स कैपिटल। अपना कितना कैपिटल, कैपिटल का मतलब यहाँ पे पैसा है। अकाउंटिंग में, फाइनेंस में कैपिटल के वर्ड को पैसा ही कहा जाता है। कैपिटल की दुनिया, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, वो वाले वर्ड है ये। तो अपना कितना पैसा लगाया, जब अपना पैसा लगाया तो उसके साथ फिर आपको उधार का जो पैसा मिलेगा जिसे हम आमतौर पे कहते हैं क्रेडिट, या आमतौर पे इसे नाम दिया जाता है डेट, कर्जा। तो ये जो दोनों मिलेंगे तो आप फिर किसी को बता सकते हैं कि मेरे पास इतना पैसा मौजूद है जो कैश की शक्ल में, मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपया अपना लगाया, ठीक है, और मिसाल के तौर पर 50,000 रुपए उधार पर मिल गए। अब जब मिले तो आपने किसी को बताया तो केस कितना बताओगे, 10,000, 20,000, 1 लाख, 50,000, 1.5 लाख। आप बताओगे दोनों को मिलाकर कि मेरे पास मिलाकर पैसे हो गए टोटल 1,50,000 रुपए। ये आप अगर इतना समझ में आ गया, इतना करना आता है तो उसका मतलब आपको अकाउंटिंग के 3 नाम पता चलेंगे। इसे कहते हैं अपने पैसे लगाने को कहा जाता है। एक नाम इसमें से, 5 नाम में से इसे कहा जाता है ओनर्स इक्विटी, ओनर का हिस्सा, इसे कहा जाता है ओनर्स इक्विटी। तो एक हमारा नाम यहाँ हो गया ओनर्स इक्विटी। और जब भी कभी किसी और से लिया जाए पैसा कारोबार चलाने के लिए, कोई चीज ली जाए उधार पर, पैसा लिया जाए, कुछ भी लिया जाए, लेकिन किसी और का होगा वो उसे वापस करना है, अमानतन या उसका क्लेम है उस पर, तो उसे कहा जाता है कि आपने कर्जा लिया हुआ है, अपने ऊपर बोझ लिया हुआ है, इसे कहा जाता है लायबिलिटीज, उधार। तो इसका मतलब हो गया कि एक अपना हिस्सा है, एक उधार का हिस्सा है, इसे कहा जाता है ओनर्स क्लेम, इसे कहा जाता है डेट, इसे कहा जाता है क्रेडिटर्स क्लेम, आउटसाइडर्स क्लेम। और इसे आप कह सकते हैं कि ये आपके पास लायबिलिटीज है ना, इसे आप कह सकते हैं कि ये आउटसाइड लायबिलिटीज है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, और इसे कह सकते हैं इंटरनल लायबिलिटीज। इंटरनल लोगों के पैसे जो कारोबार के मालिक है, रोजमर्रा डिसीजन मेकिंग में है, और एक्सटर्नल लोगों के पैसे जो रोजमर्रा नहीं है कारोबार के अंदर, सिर्फ पैसा देते हैं और उन्हें खास टाइम पीरियड के बाद कर्जे के सूद के साथ अगर उन पैसों को ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट को वापस करना है। तो इस तरह दोनों पैसों को मिलाओगे जो टोटल होगा वो कहलाता है कैश की शक्ल में। लेकिन क्या ये हमेशा कैश ही रहेगा? नहीं, आप इस कैश को मार्केट में ले जाकर, मिसाल दे रहा हूं कि आप इससे सामान खरीद कर लाएंगे फर्नीचर शॉप के लिए, और
शॉप ओपन कर रहे, आप उस फर्नीचर के अलावा उससे स्टेशनरी का सामान लेकर आएंगे, उसे कहते हैं सप्लाईज। आप उसे केस से मजीद दोबारा जाएंगे मार्केट में, और मिसाल दे रहा हूं कि अगर आप फर्नीचर लेकर आ गए, अगर आप सप्लाईज लेकर आ गए, और अब आप कह रहे हैं कि मैंने इसमें असल में फोटो स्टेट की शॉप ओपन करनी है, तो आप उसके लिए मशीन भी लेकर आएंगे, फोटो स्टेट की मशीन आ गई, और उसके बाद आप कहते हैं कि मशीन किस पर चलेगी भाई, मशीन चलेगी, मशीन के लिए हमें लाजमी तौर पर पेपर्स चाहिए, तो आप पेपर के रिम परचेज करके ले आए, तो ये जो पेपर्स है फोटोकॉपी के लिए वो भी आप ले आए, कुछ और चीजें ऐसी लेकर आए स्टेशनरी की शॉप के लिए। अब पेपर्स आपके पास आ गए, फिर आप स्टेशनरी का भी सामान रखेंगे बेचने के लिए, तो वो भी खरीद कर लेकर आए स्टेशनरी का सामान, उसे कहते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। जो बेचने का सामान हम परचेज करते हैं उसे कहते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। इसकी एक छोटी सी अच्छी डेफिनेशन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के वर्ड की है कि all things which you purchase for the purpose of reselling, those things are called merchandise inventory। बिजनेस में हर वो चीज जो कि इसलिए इस पर्पस से मैं खरीदूं कि आगे उसे बेचूंगा मुनाफा रखकर, वो मर्चेंडाइज इन्वेंटरी कहलाती है। बिजनेस में हर वो चीज जो कि मैं इसलिए परचेज कर रहा हूं ताकि मैं खुद उसे इस्तेमाल करूं, बेचूं ना, इस्तेमाल करूं, तो वो अपने नाम से लिखी जाती है। मैंने मशीन इस्तेमाल के लिए ली, बेचने के लिए नहीं ली। सप्लाईज इसलिए ली कि इस्तेमाल करूं, स्टेशनरी का सामान, फर्नीचर इस्तेमाल के लिए लिया, ठीक है। पेपर को मैं मर्चेंडाइज इन्वेंटरी इसलिए नहीं कह रहा कि पेपर हम बेचने के लिए नहीं लेते, पेपर हम फोटोकॉपी के लिए लेते हैं, तो ये हमारे पास इस तरीके से मशीन के साथ ही जुड़े हुए जुड़ा वर्ड है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये ऐसे लोग हैं। आप कैश 1.5 लाख रुपए से ये सारी चीजें लेकर आए, अब कैश कितना बच गया होगा? मिसाल दे रहा हूं कि अब आपके पास कैश बच गया सिर्फ और सिर्फ 12,000, बाकी सबका आपके पास सामान आ गया। तो अगर ये 12,000 रुपए बचा, ठीक है, और एग्जांपल के तौर पर ये 12,000 रुपीज आपके पास आ गया जो बचा हुआ है, और इसी तरीके से फर्नीचर आप जब खरीदने गए वो आपके पास 18,000 का आया, इसी तरीके से सप्लाईज आपके पास 5,000 की आ गई, एग्जांपल दे रहे हैं। और एग्जांपल के तौर पे मशीन आप परचेज करने गए तो आपके पास 60,000 की आ गई, और इसी तरीके से एग्जांपल के तौर पर 60,000, 12 और 18, 30, 90, 95,000 के बाद एग्जांपल के तौर पर ये आपके पास 1 लाख, इसे 10,000 करते हैं, 10,000 के पेपर परचेज करके ले, तो ये आपके पास 90,000, 60, 90, 95, 1,05, और ये आपके पास आ गए 45,000। तो आप अगर इसे प्लस करें इस सारी साइड को, तो ये सारी साइड आपकी मिलके बन जाएगी 1,50,000, 45, 5, 50, 60, 60, 120, और 120 के बाद 30, 150, और उस साइड पे अगर टोटल करें तो ये साइड कितनी बन रही है कि आपने पैसा कितना लगाया था बिजनेस में? पैसा आपने बिजनेस में लगाया था 1,50,000, उसकी ये सोर्सेस थी, यहाँ से पैसा आया और वो आने के बाद इस शक्ल में अब मौजूद है। अब मुझे एक छोटा सा सवाल उसका जवाब दें कि आप जब बिजनेस शुरू कर रहे थे तो वो डेट थी 1 2019, आपने पैसा लिया 1 लाख रुपए घर से और 50,000 रुपए कर्जे से आपका भाई आपके सर पे खड़ा हुआ है, और बड़ा भाई ये कहता है कि 1 लाख रुपए घर से लेकर जा रहे हो, 50,000 रुपए कर्जा भी सर पर चला रहे हो, सही है, जाओ देखते हैं क्या कारोबार करते हो। जब वो आपके पास 1 महीने बाद आता है और वो कहता है कि क्या किया उन पैसों का, कहीं फंसवा तो नहीं दोगे हमें, तो वो आके बताता है कि भाई मैंने जो है वो ये सारी चीजें उससे खरीदी। तो आप मुझे बताएं कि इन पैसों का दोनों का आपस में इक्वल होना जरूरी है या नहीं है? इक्वल होना जरूरी है, वरना इसका मतलब कहीं पैसा गुम हो गया, चोरी हो गया, डूब गया। और इसके अलावा आप इसके साथ भी और बहुत सारे एसेट्स को परचेज कर सकते हैं। इसके मीनिंग हो गए कि आप जब भी इस कैश को मार्केट में लेकर जाएंगे तो इसकी शक्ल चेंज होगी, इस कैश की बदली हुई हर शक्ल और ये खुद भी कैश आपके पास कहलाता है एसेट्स। तो हमारे पास
एसेट्स, हमारे पास ओनर्स इक्विटी और हमारे पास लायबिलिटीज। ये तीन कॉन्सेप्ट, तीन नाम, एसेट्स, लायबिलिटीज, ओनर इक्विटी, ये तीन नाम हमारे पास, तीन कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ के क्लियर होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन जो प्रॉपर वर्डिंग में तुम चाहते हो कि मिल जाए तो नेट से, इन्वेस्टोपीडिया से खासतौर पर बहुत अच्छी डेफिनेशंस मिल जाती हैं और उसमें एक साथ में वीडियो भी होती है छोटी सी, वो आप जरूर देख लें, उसका विजिट करें और बहुत सारी जगहों पर आपको आसान मिल जाएंगी। लेकिन मेरी राय दोबारा यही है जो पहले भी मैंने बताया कि आप बहुत सारी चीजों को देखें लेकिन अपना एक खुद मिक्सचर और अपनी एक खुद से तरकीब और खुद से एक अपनी डेफिनेशन बनाएं जो आप बता सकें कि ये एसेट और ये लायबिलिटीज है। तो मैं दोबारा एक मरतबा बता रहा हूँ कि एसेट्स कारोबार के असासे होते हैं जो कारोबार में इसलिए रखे जाते हैं ताकि कारोबार को आगे बढ़ाया जा सके और फ्यूचर में कारोबार में फायदा हो। तो हर वो चीज, एसेट्स की एक छोटी सी डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो ऑल दोस थिंग्स व्हिच वी रिटेन इन बिजनेस फॉर पर्पस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, फॉर पर्पस ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट इन फ्यूचर, तो इसे कहा जाता है वो एसेट्स है हमारे पास। ये एसेट्स आए कहां से, इन चीजों पे कौन क्लेम करेगा कि ये मेरे हैं, इनमें से एक 50,000 पे क्लेम करेगा बाहर वाला आदमी, उसे कहते हैं लायबिलिटीज। क्लेम ऑफ क्रेडिटर या क्लेम ऑफ एक्सटर्नल पर्सन, इट इज कॉल्ड लायबिलिटीज। और इसमें से 1 लाख रुपए पे क्लेम करेगा ओनर, तो इसे कहते हैं क्लेम ऑफ ओनर, इट इज कॉल्ड ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी, इस पैसे 1 लाख रुपए पे ओनर क्लेम कर सकता है वो उसके पैसे, इसमें 50,000 रुपए पे बाहर वाला आदमी जिसे क्रेडिटर कहते हैं वो क्लेम कर सकता है, तो उसे कहते हैं क्रेडिट वाले पैसे यानी लायबिलिटीज वाले पैसे। तो इस तरह हमारे पास ये तीन नाम, तीन कॉन्सेप्ट पूरे हुए। नेक्स्ट पर आए रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस किसे कहते हैं। रेवेन्यूज किसे कहा जाता है, बिजनेस में जब बिजनेस को रन करेंगे ना, मशीन चलाएंगे, पेपर यूज होगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी और फिर आप मुझे थोड़ा सा एक आइडिया दीजिए, फोटो स्टेट का काम शुरू किया स्टेशनरी का, इसमें महीना गुजरने के बाद कौन कौन से खर्चे होंगे। लाजमी तौर पे इलेक्ट्रिसिटी का और एग्जांपल के तौर पे कोई मजदूर रखा हुआ वेजेस का या उसकी सैलरी का खर्चा होगा, और एग्जांपल के तौर पे इसके अलावा आपने कोई इंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस हैं, चाय मंगवा दी, कोई खाना पीना कर लिया शाम में रोजाना, या कोई भी छोटे बड़े इस तरह के अखराजात है उस सबको आपने इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस में डाल दिया। तो बिजनेस कभी सूखा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि बिजनेस बस मैंने ये चीजें लाकर रख दी अब चलता रहे, नहीं। छोटा कारोबार और बड़ा कारोबार वो आपसे पैसे मांगता ही रहेगा। तो फिर आपके पास आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, इंटरटेनमेंट और फिर मशीन की रिपेयरिंग वगैरह, तो ये सारे एक्सपेंसेस वगैरह आपके पास आते रहेंगे। आप ये एक्सपेंसेस को पे करना पड़ेगा आपको जरूरी। आप एक्सपेंसेस को पे नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस आगे रन नहीं करेगा। रनिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये आपको बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए इसे चलाना जरूरी है। तो आपसे एक्सपेंसेस को जब करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि कारोबार में इन खर्चों के अलावा और खर्चे भी होते रहेंगे। जो होने वाले हर मरतबा के खर्चे हैं उन्हें कहा जाता है एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब हो गया ये आपके पास एक्सपेंसेस, एक और वर्ड आ गया कि एक्सपेंसेस किसे कहते हैं। जब आपके पास एक्सपेंसेस आ जाएंगे ना, अखराजात हो जाएंगे, उन अखराजात के होने के बाद आपको लाजमी तौर पे बात भी पता चलेगा कि कारोबार में फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो कारोबार में फायदे या नुकसान को कहा जाता है रेवेन्यू। आमतौर पर जो फायदे को हम कहते हैं, तो हमारे पास फिर उसके बाद बिजनेस में जो फायदा होगा उसे रेवेन्यूज कहा जाता है। फायदा ये नहीं है कि आप प्योर फायदे को रेवेन्यू कह रहे हैं, वो तो नेट प्रॉफिट है, वो भी रेवेन्यू है। लेकिन आप आमतौर पर जो हम रेवेन्यूज को यूज करते हैं वो रेवेन्यू हमारे पास है, जो आमदनी हमारे पास होती है उसे कहा जाता है। अब आमदनी हमारे पास क्या है, रेवेन्यूज। कोई अगर प्रोडक्ट बेचने का काम कर रहा है तो उसे कहते हैं सेल्स रेवेन्यू। सेल की आमदनी हो रही है, उसकी सेल से आमदनी हो रही है। कोई कमीशन बेस्ड काम करता है तो उसे कहते हैं कमीशन इनकम। इनकम भी रेवेन्यू का दूसरा वर्ड है, सेम है दोनों।
ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई और आमदनी है एक्सटर्नल, आपके पास कोई और एक्स्ट्रा आपके पास रेवेन्यूज आ रहा है, तो वो भी आपके पास आमदनी कहलाती है। आमतौर पे हमारे पास ये आमदनी के लिए दो वर्ड यूज किए जाते हैं। उसके अलावा कहीं से भी बिजनेस में अगर अमाउंट इनफ्लो हो रही है, ठीक है, अमाउंट इनफ्लो हो रही है कारोबार में ऑपरेशन के नतीजे में, अमाउंट इनफ्लोइंग ड्यू टू बिजनेस ऑपरेशन या फिर ऑपरेशंस, तो ये आपके पास कहलाती है रेवेन्यू की अमाउंट। और कोई भी अमाउंट जो आपके पास आउटफ्लो होती है वो आपके पास कहलाती है, आउटफ्लोज वाली अमाउंट एक्सपेंसेस कहलाती है, ठीक है। और जो कारोबार में आप असासे अपने पास फ्यूचर के लिए रखते हैं वो एसेट्स कहलाते हैं। जो आपने बाहर से पैसा लिया हुआ होता है, आप जिसके मकरूज होते हैं, वो आपके पैसा लिया हुआ है, चीज ली हुई है, किसी से एडवांस में पैसा लिया हुआ है कस्टमर से कि बाद में हम आपको सर्विसेज या चीज पहुंचाएंगे या पैसा बाद में वापस कर देंगे, वो आपके पास लायबिलिटीज कर्जा कहलाता है। और इसी तरीके से जो अपना पैसा लगा हुआ होता है वो इक्विटी कहलाता है। ये हमारे पास नेम ऑफ हेड्स थे, जो अब तक हमने हेड्स ऑफ अकाउंटिंग को देखा। अब नेम ऑफ अकाउंटिंग की तरफ आते हैं और उसके बाद मीनिंग और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से कोशिश करेंगे कि जल्दी से कंप्लीट करें। नेक्स्ट हमारे पास एसेट्स। पहला एसेट्स में कौन कौन से नेम ऑफ अकाउंट्स होते हैं, याद रखिएगा, ये हेड है और ये नेम ऑफ अकाउंट है, ठीक है। नेम ऑफ अकाउंट में कौन कौन से नाम आ सकते हैं? नंबर पहला नाम, अकाउंटिंग में पहला नाम, एसेट्स में पहला नाम आमतौर पर आता है जो सबसे ज्यादा लिक्विड हमारे पास हाथ में चीज है, ये हमारे दराज में रखी हुई है, जिससे वो कैश है। कैश से नियरेस्ट कैश कौन सा है? जो बिल्कुल करीब करीब कैश अभी भी आ सकता है, अगर ये खत्म हो जाए तो वो आ सकता है आपके पास बैंक से, तो उसके करीब लिखो, इसका रिश्ता इससे ज्यादा है, करीब है, लिक्विडेट। मजीद आगे है तो इसके बाद हमारे पास और कौन सा पैसा है जो हमारे पास फौरन आ सकता है, अगर जरूरत पड़ जाए तो हमारे पास आमतौर पे लिखा जाता है अकाउंट्स रिसीवेबल्स। और अकाउंट रिसीवेबल्स का मतलब होता है कि जो पैसे हमारे कस्टमर से लेंगे। एक एक वर्ड का मतलब समझना जरूरी है। ये नेम ऑफ अकाउंट भी लिख रहा हूँ और उसके मीनिंग और कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ। तो कैश हमारे अपने पास, बैंक के पास या बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा, और फिर अकाउंट्स रिसीवेबल कस्टमर के पास रखा हुआ पैसा हमारा जो लेना बाकी है। और उसके बाद एक वर्ड आता है प्रीपेड का वर्ड आता है, और उस प्रीपेड के मीनिंग, उसके बाद आमतौर पर मर्चेंडाइज का वर्ड आता है, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, और इसका मतलब होता है कि वो पैसा जो हमारे पास माल की शक्ल में मौजूद है। और इसके बाद एक और नाम आता है प्रीपेड। ये सारे कैश हैं, ये भी कैश, ये भी कैश, ये भी कैश, ये भी कैश। ये हमारे पास, ये बैंक के पास, ये कस्टमर के पास, ये हमारा कैश हमारे पास ही, लेकिन इसकी शक्ल चेंज चीजों की शक्ल में। और ये हमारा कैश किसी और के हाथ में, हमने उसे अगर एडवांस में पेमेंट की हुई है, तो प्रीपेड को कहा जाता है एडवांस। एडवांस में पेमेंट पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, एडवांस में कोई पेमेंट करना। वर्ड से पता चल रहा है प्री, पहले से अदा किया हुआ। मिसाल के तौर पे आपने बैलेंस डलवाया मोबाइल के अंदर और इस्तेमाल बाद में करेंगे तो प्रीपेड है। और अगर आप मिसाल के तौर पे पहले यूज करते हैं बैलेंस और बाद में बिल आता है तो पोस्ट पेड है। तो इसी तरीके से प्रीपेड, घर का किराया, शॉप का किराया जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो प्रीपेड हो सकता है, इंश्योरेंस प्रीपेड होती है। और इसी तरीके से हर वो खर्चा जो हम पहले अदा कर चुके होते हैं, इस्तेमाल बाद में करते हैं, वो प्रीपेड कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एसेट और ये एसेट्स के नाम है।
इसके अलावा कुछ नाम और, जिसमें एग्जांपल के तौर पे मशीन है, जिसमें एग्जांपल के तौर पे लैंड है, जमीन खरीदी, उस पे बिल्डिंग बनाई और उसमें मशीन लाके रखी, उसमें फर्नीचर रखा, ठीक है, और इसी तरीके से उसमें मशीन को चलाने के लिए कुछ हेल्पिंग के लिए इक्विपमेंट्स रखे। तो ये सारी चीजें हमारे पास एसेट्स के अंदर ही आती हैं। अब ये सारे अगर एसेट्स हैं तो थोड़ा सा सोच के बताओ कि एसेट कहाँ बढ़ता था। एसेट बढ़ता है डेबिट में और एसेट कम होता है क्रेडिट में। ये सारे नाम भी बढ़ते हैं डेबिट में और ये सारे नाम भी कम होते हैं क्रेडिट में। ये एसेट्स और एसेट्स के नाम, एसेट्स के अकाउंट के नाम और उनकी नेचर भी आ गई, कॉन्सेप्ट साथ हमने उसका जिक्र कर दिया। तो ये हमारे पास जो एसेट की हालत या एसेट की जो नेचर है, बैलेंसेस हैं, वही सेम उनकी औलाद के कह दो या उनकी फैमिली के कह दो या उससे निकले हुए जितने वर्ड हैं वो सबके साथ। तो ये हमारे पास एसेट्स की डेफिनेशन है आता है, ठीक है। दूसरी तरफ आओ तो एसेट्स के बाद एक और वर्ड हमारे पास, एक और नाम हमारे पास था लायबिलिटीज। एसेट्स के बाद एक और वर्ड हमारे पास आ रहा है लायबिलिटीज का। नंबर सेकंड हेड, लायबिलिटीज हेड, और उसके अकाउंट्स कौन कौन से हैं लायबिलिटीज के। एक पहला अकाउंट जो आमतौर पे यूज किया जाता है, अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल के मीनिंग, अकाउंट्स पेएबल की मीनिंग वो सारे अकाउंट्स, वो सारे पैसे जो हमें वापस करने बाकी हैं। एक और अकाउंट इसी तरीके से लायबिलिटी, ये कर्जा है हमारे पास, इसी तरीके से एक और कर्जा है हमारे पास नोट्स पेएबल, और इसी तरीके से ओवल पेएबल। जितने भी इसके साथ लिखा हुआ हो पेएबल, वो सारे के सारे लायबिलिटीज में आते हैं। एक और कर्जा कौन सा कहलाता है, अनअर्न्ड अमाउंट या अनअर्न्ड अकाउंट, वो सारे अकाउंट भी हमारे पास लायबिलिटी है। और एक और इसी तरीके से कौन सा कहलाता है, एक और हमारे पास कहलाता है, इसे अनअर्न्ड की मीनिंग को मैं बता देता हूँ। इसी तरीके से डेट, कर्जे को कहा जाता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास लिखा हुआ है बॉन्ड्स पेएबल, तो ये भी लायबिलिटी है। और इसी तरीके से एक और वर्ड आमतौर पर आता है डिवेंचर पेएबल, तो ये भी हमारे पास लायबिलिटी है। तो हमारे पास ये लायबिलिटीज के अकाउंट्स के नेम है। और थोड़ा सा इसे अगर हम देखें, अकाउंट्स पेएबल किसे कहा जाता है, सामने वाले शख्स से पैसा लिए, सामने वाले शख्स से चीज ली थी, इसे गौर से सुनना जरूरी है, जरूर आगे काम आएगा। चीज ली थी, उसके बदले पैसा देना, ओके, ठीक है। नोट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल ही है, लेकिन सिर्फ वो नोट की शक्ल में लिखा हुआ है, इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, और इसमें इंटरेस्ट होता है, डेज भी होते हैं, इतने दिनों में ना दिया तो सूद देना पड़ेगा। पेएबल कोई भी पेएबल हो सकता है, रेंट पेएबल हो सकता है, सैलरीज पेएबल हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, जो आपने अभी तक यूटिलिटीज पेएबल, जो आपने नहीं दिया, अब तक पे नहीं किया। अनअर्न्ड किसे कहते हैं, इसमें ये था कि चीज ली, पैसा देना, इसमें पैसा किसी से लिया और आपने उसे अब तक चीज नहीं दी या कोई सर्विस जो आप देते हो नहीं दी। तो थोड़ा सा अनअर्न्ड की मीनिंग को याद रखिएगा। जो अर्न करते हैं हम पैसा, वो अभी तक अनअर्न्ड है, यानी पैसा ले लिया लेकिन अब तक उसे हलाल नहीं किया, उसका काम करके नहीं दिया, इसे कहते हैं रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर। और डेट, बैंक वगैरह से कर्जा लिया। बॉन्ड्स पेएबल, पब्लिक से पैसा लिया हुआ है और उन्हें बॉन्ड यानी कागज का पुर्जा दिया हुआ है, उसे हम वापस लेकर पैसा देंगे। और डिबेंचर पेएबल भी बॉन्ड्स पेएबल का दूसरा नाम है। ये हमारे पास दो हो गए हेड्स, इसके बाद हमारे पास 3 हेड्स और बाकी हैं। इसे हम दोबारा नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन डिटेल में इस वजह से, ताकि फर्स्ट टाइम के लिए समझ में आ जाए, दोबारा से आपको इसकी जरूरत ना पड़े। और इसे दोबारा से बार-बार इस वीडियो को देखकर जरूर जो है वो चीजों को समझें। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।